नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पूरे देश की नजरें इन दिनों जोशीमठ पर आके टिकी हुई हैं। जोशीमठ एक ऐसा शहर जो बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने का महत्वपूर्ण पड़ाव है। जोशीमठ जो औली जाने का एक प्रमुख मार्ग है और जोशीमठ की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यावरण के इर्द गिर्द ही, पर्यटन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और जोशीमठ के आसपास का खूबसूरत मौसम मैं आपको दिखा रहा हूं। जबरदस्त ठंड यहां पर पड़ी हुई है, रात भर बर्फ पड़ी है जिससे यहां पर ठंड भी काफी बढ़ गई है। इसी बर्फबारी को, इसी मौसम को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहां पहुंचते हैं। विंटर गेम्स का आनंद लेने के लिए लोग औली पहुंचते हैं और रुकने की व्यवस्था जोशीमठ में ही होती है। लेकिन आज जोशीमठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे साथ इस समय पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले रतन सिंह असवाल हैं। उनसे जानते हैं कि जोशीमठ का क्या रिलेवेंस था पर्यटन के क्षेत्र में, और आज अगर जोशीमठ में कोई भी बड़ा कदम सरकार उठाती है तो उसके क्या दूरगामी परिणाम पर्यटन से संदर्भित हो सकते हैं। असवाल जी। देखिए, जहाँ तक जोशीमठ का प्रश्न है तो जोशीमठ का यदि धार्मिक और वैश्विक पर्यटन की हम बात करें तो दोनों के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जोशीमठ का है। और चूँकि इस समय जोशीमठ संकट में है तो निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो आर्थिकी का एक केंद्र बिंदु है हमारा इस क्षेत्र का, उच्च हिमालयी क्षेत्र का, उसके अस्तित्व को बचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारे जो ज्योतिर्मठ हैं उनमें से महत्वपूर्ण एक ज्योतिर्मठ जोशीमठ भी है। और जैसा कि अभी मैंने वीडियो में देखा था कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो वहाँ पे भी दरारें पड़ी हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी, उसको भी पुनः स्थापित किया जाना होगा। अब जहाँ तक पर्यटन की बात यदि करते हैं तो यदि बद्रीनाथ जी का धार्मिक पर्यटन की यदि हम बात करते हैं या हेमकुंड साहिब की धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो उसके लिए जोशीमठ एक प्रमुख केंद्र है। वहीं फूलों की घाटी में जब सैलानी आते हैं तो उसका भी एक पड़ाव जोशीमठ है। औली विंटर गेम्स के लिए बहुत सारे साहसिक पर्यटन के लिए लोग आते हैं, उसका भी केंद्र जोशीमठ में। अब असवाल साहब, अब ये बात हो रही है कि कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है कि इस शहर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ना सिर्फ इस शहर की, इस नगर की, बल्कि बाकी और जो छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ होटल हैं, जहाँ पर्यटक आते हैं, यात्री आते हैं, अगर वो कैरिंग कैपेसिटी एक मानक निर्धारित हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव यात्रा पर या क्या प्रभाव पर्यटन पर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए, हम इसके पक्षकार हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कतिपय कारणों से कुछ लोग जो है इसमें हल्ला करने लगते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी के होने से एक तो ये होता है कि जो यात्री जो आपका आ रहा है उसको पता होता है कि मुझे वहाँ पे रहने की मेरे लिए सुविधा है। यदि चूँकि आपदाओं का और पहाड़ का चोली दामन का साथ है तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसको जो है, लेकिन रोक नहीं सकते हैं आप। तो आपदाओं के दृष्टिगत भी यदि देखें तो कई बार लैंडस्लाइड हो जाती हैं, हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो पर्यटकों के लिए इतनी व्यवस्था, इतने ही पर्यटक होने चाहिए उस स्थान पे जहाँ पे कि जितने की उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। 2013 की डिजास्टर के बाद भी ये बात बार बार उठी थी कि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। और 2022 की जब यात्रा हो रही थी तो हमने देखा था कि बद्रीनाथ धाम हो चाहे केदारनाथ धाम, जो भीड़ थी वो ऐसा लगता था कैरिंग कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा भीड़ उन रास्तों पर थी। तो वो कैसे कंट्रोल हो सकता है, उसका कुछ मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है। देखिए, मैकेनिज्म तो तैयार इस तरह से होगा तो वो सरकारी स्तर पे ही होना है। आपके और मेरे स्तर पे तो हम एडवोकेसी कर सकते हैं, लेकिन ये साहसिक कदम सरकार को उठाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे हरिद्वार और कोटद्वार, ऋषिकेश जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है वहीं पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो जानी चाहिए और वहीं से आवश्यकता अनुसार यात्रियों को या पर्यटकों को आगे भेजा जाना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि इस वर्ष जो है हमारे माननीय पर्यटन मंत्री ने इस संदर्भ में एक पहल करी थी, लेकिन लोगों ने उनको इतनी बुरी तरह से लताड़ा, कुछ लोगों ने तो बहुत गंदी गालियां भी दी हैं। तो ये इस टाइप के एलिमेंट्स को भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि भाई आप किस कीमत पे, मतलब जो है पर्यटन चाहते हैं, किस कीमत पे धार्मिक पर्यटन चाहते हैं और आप यात्रियों को वास्तविक रूप से सुविधाएं क्या दे रहे हैं। इसमें एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि हमने देखा है कि हर बार
एक ही बात सामने आती है कि जी हमारा तो 6 महीने का सीज़न है, तो हमको तो ये 6 महीने का सीज़न यदि आपका है तो क्या आपको मनमानी करने की आज़ादी दी जानी चाहिए? तो कोई ना कोई सरकारी स्तर पे उस गेस्ट हाउस, उस कमरे या उस होटल के सुविधाओं के हिसाब से एक निश्चित रेट भी तय किया जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैंने देखा है कि केदारनाथ जी और यमुनोत्री में जब पालकी वाले जाते हैं या घोड़े खच्चर वाले जाते हैं, तो इनकी आवाजाही से भी यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। चलिए, तो मेरा मत है कि हम इसके लिए एक अलग रूट होना चाहिए। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। 2013 की आपदा के बाद सरकार ने केयरिंग कैपेसिटी की बात कही थी, लेकिन उसके बाद वो बात कहीं छुप सी गई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन अब जोशीमठ की जो त्रासदी है वो हम सबके सामने है, और अगर इस शहर को बचाना है और इस जैसे बहुत सारे और महत्वपूर्ण शहरों को बचाना है, तो उसके लिए केयरिंग कैपेसिटी पर खास तौर पर नजर रखनी पड़ेगी। और सरकार के इस कदम पर जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी सहयोग करना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखना यह होगा कि किस तरीके की व्यवस्था भविष्य में देखने को मिलती है, कैसे इस महत्वपूर्ण शहर को बचाया जा सकता है। अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें हमारे सामने, सरकार के सामने पहुंच सकें कि जनता के विचार क्या हैं, यात्रियों और पर्यटकों के विचार क्या हैं। जोशीमठ से अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।